अरे ओ संयोगिता, कहाँ मर गई? जरा इधर तो आ। चारपाई पर स्वेटर बुनते बुनते बसंती ने संयोगिता को आवाज दी। आती हूँ मामी। संयोगिता ने रसोई घर से आवाज लगाई और संयोगिता भागी हुई सी रसोई घर से निकलकर बाहर आंगन में आई। क्या बात है मामी, आपने मुझे क्यों पुकारा? संयोगिता ने डरते डरते मामी से पूछा। शाम को तेरे मामा जी के दोस्त का बेटा आ रहा है, जरा ठीक से और अच्छा सा कुछ बना लेना। फौज में है, हम लोगों से मिलने आ रहा है। बहुत सालों के बाद हमारे घर आ रहा है। जब छोटा था तब मिली थी उससे, और अगर पसंद आ गया तो मेरी चचेरी बहन शीला है ना, तो उससे रिश्ते की बात चलवाती हूँ। बसंती बोली। ठीक है मामी, लेकिन शाम के लिए कुछ सब्जी नहीं है। कुछ पैसे दे देती तो मैं बाजार से कुछ सब्जियां खरीद लाती। संयोगिता बोली। ठीक है, जा चली जा। हाँ, फिर सूरज ढलने वाला है और फिर तू जब तक लौटेगी शाम हो ही जाएगी। और देख लियो, कल सुबह और शाम के लिए कुछ अच्छी सी सब्जियां ले आना। बसंती बोली। ठीक है मामी। इतना कहकर संयोगिता ने दुपट्टा डाला और थैला लेकर निकल पड़ी बाजार की ओर। संयोगिता 18 साल की एक अनाथ लड़की है। देखने में बहुत ही खूबसूरत, गोरा रंग, भूरी आंखें, भरा पूरा बदन, कमर तक के भूरे बाल। माँ बाप नहीं है बेचारी के, तो अपने मामा मामी के घर रहती है। बस हमेशा ऐसे ही घर के कामों में लगी रहती है। माँ बाप थे जब तक तो स्कूल भी जाती थी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद पढ़ाई भी छूट गई। जैसे तैसे तो मामा मामी के घर में रखने के लिए तैयार हुए और मामी बसंती दिन भर ऐसे ही खटिया पर बैठे बैठे संयोगिता को आदेश देती रहती है। सर्दियों के दिन है और कभी ये भी नहीं कहती कि संयोगिता तू भी 2 घड़ी के लिए आंगन में आकर धूप सेक ले। संयोगिता ना हो तो बसंती के घर में मक्खियां भिनभिनाती रहें। उसने घर के कच्चे आंगन को गोबर से लीप कर सुंदर बना रखा है। किनारे में कुछ गुलाब के पौधे भी लगा रखे हैं, कुछ मिर्ची और टमाटर के पौधे भी लगा रखे हैं। आंगन के बीच में एक तुलसी चौरा है, जिसमें शाम सुबह हर रोज दिया जलाती है। बसंती के अपने कोई औलाद नहीं है, फिर भी वो संयोगिता की कदर नहीं करती और संयोगिता भी सब सुन लेती है। उसे ये लगता है कि दुनिया में मामा मामी के अलावा और कोई भी तो उसका नहीं है। संयोगिता बाजार पहुंची। उसने कुछ ताज़ी सब्जियां खरीदी, जैसे कि गोभी, गाजर, मटर वगैरह। कुछ हरा साग भी खरीदा और घर की ओर निकल पड़ी। थैला कुछ ज्यादा ही भारी हो गया था। अब उसकी चाल थोड़ी धीमी पड़ गई। तभी उसने कुछ महसूस किया कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन थैले के ज्यादा भार की वजह से वो तेज चाल में नहीं चल पा रही थी। उसने रुक कर एक बार पीछे मुड़कर उस लड़के की ओर गुस्से से देखा तो वो लड़का भी रुक गया और संयोगिता की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। संयोगिता ने गुस्से से अपना पैर पटका और आगे की ओर निकल पड़ी। घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि वो लड़का भी घर की ओर आ रहा था। संयोगिता दरवाजे को खोलकर भीतर गई और उसको देखकर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। वो थैला लेकर तुलसी चौरे तक पहुंची ही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। संयोगिता ने दरवाजे की दस्तक को अनसुना कर दिया और रसोई की ओर बढ़ गई। तभी बसंती ने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही बोल पड़ी। अरे राजदेव, तुम कैसे हो बेटा? अंदर आओ, आओ ना, आओ। राजदेव ने बसंती के पैर छुए और भीतर प्रवेश किया। बसंती ने फौरन संयोगिता को आवाज दी। अरे ओ संयोगिता, जरा पतीले पानी गर्म होने तो चढ़ा दे। राजदेव आया है, हाथ पैर धुलेगा, बहुत ठंड है। जी मामी जी, चढ़ाती हूँ। संयोगिता ने रसोई घर से आवाज दी। और सुन, जल्दी से पालक और प्याज के पकौड़े बना और हाँ, चाय भी चढ़ा देना। बसंती बोली। ठीक है मामी। और कुछ? संयोगिता ने पूछा। नहीं, अभी इतना कर ले और जरा मुझे टमाटर, हरी धनिया, मिर्च दे। मैं सिलबट्टे पर चटनी पीस देती हूँ, तभी तो पकौड़ियाँ खाने का मजा आएगा। तेरे मामा भी आ रहे होंगे। बसंती बोली। थोड़ी देर में संयोगिता ने स्नान घर में पानी गर्म करके रख दिया और मामी को आवाज दी। मामी, पानी रख दिया है, मेहमान से कहो कि हाथ पैर धुल लें। ठीक है, बसंती बोली। तब तक संयोगिता के मामा केशवलाल भी आ गए। उन्होंने भी हाथ पैर धुले। तब तक संयोगिता ने चाय, गर्मा गर्म प्याज और पालक के पकौड़े टमाटर की चटनी के साथ परोस दिए। सबने बातें करते हुए मूंगफलियां भी खाईं। फिर 1-2 घंटे के अंदर ही संयोगिता ने रात का खाना भी तैयार कर दिया।
टमाटर आलू की तरी वाली सब्जी, आंवले की चटनी, भरवा मिर्च का अचार और मेथी के गर्मा गर्म पराठे। सब खाने बैठे और संयोगिता परोस रही थी। देवराज बोला, चाची खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और संयोगिता नीचे की ओर सर झुकाकर मंद मंद मुस्कुरा दी। तभी केशव बोल पड़े, हाँ हमारी संयोगिता बहुत अच्छा खाना बनाती है। दूसरे दिन संयोगिता को सुबह जागने में थोड़ी देर क्या हो गई। बसंती ने संयोगिता की अच्छे से खबर लेनी शुरू कर दी। ये सब देवराज ने भी देखा और संयोगिता रोते हुए रसोई घर में चली गई। उसने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर नाश्ता भी तैयार कर दिया और बसंती से बोली, मामी नाश्ता तैयार है, आप सब खा लीजिए। बसंती बोली, ठीक है, आज तो देर कर दी तूने, लेकिन कल से ये सब नहीं होना चाहिए। तभी केशवलाल बोल पड़े, अरे भाग्यवान, हमेशा क्यों बिटिया के पीछे पड़ी रहती हो? दिन भर तो लगी रहती है बेचारी। एक दिन देर हो भी गई जागने में तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। हाँ बिगाड़ो मुझे क्या, पराए घर जाएगी तो तुम वहां भी पैरवी करने चले जाना। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि छोटी सी जान सारा दिन घर संभालती है, कभी कभार कोई गलती हो भी गई तो नजरअंदाज कर दिया करो। केशवलाल बोले, हाँ ठीक है, लो पहले नाश्ता कर लो, बसंती ने कहा। तब तक संयोगिता सबके लिए आलू के पराठे, रायता, चटनी ले आई और साथ में गाजर का हलवा। सबने नाश्ता किया। फिर आंगन में संयोगिता बर्तन मांजने बैठी। उसने वहीं आंगन में लगे हैंडपंप से 2 बाल्टी पानी भरा और अपना काम करने लगी। वहीं चारपाई पर राजदेव धूप में बैठा अखबार बाँच रहा था। अखबार तो एक बहाना था, वो तो चुपके चुपके नजर बचाकर संयोगिता को देख रहा था। एकाएक संयोगिता ने बर्तन मांजते समय ध्यान दिया कि राजदेव अखबार की आड़ में उसे ही निहार रहा है। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और अंदर चली गई। संयोगिता को राजदेव का ऐसे निहारना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ कहती भी तो किससे? वो जानती थी कि उसको अपना समझने वाला कोई नहीं है। सुबह से लेकर सिर्फ काम में लगी रहती, न पढ़ाई न लिखाई। पता नहीं उसकी जिंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली थी। उसके लिए तो सालों से कुछ भी नया नहीं था। वहीं रोज का काम सुबह से शाम तक और मामी की झिड़की, बस यही बचा था उसके जीवन में। सुख के दिन तो जैसे कभी देखे ही नहीं थे बेचारी ने। यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शाम होने को आई थी। सर्दियों के दिन थे, दिन भी जल्दी ढलता है। बसंती को शाम की चाय की तलब लगी। उसने फिर संयोगिता को पुकारा, ओ संयोगिता, शाम की चाय नसीब होगी या नहीं? महारानी कब तक ऐसे ही सोती रहेगी? अब तो सूर्य नारायण भी विदा हो गए, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? मामी की आवाज सुनकर संयोगिता चटपटा कर उठी। रजाई से बाहर आने का मन न होने पर भी उसने जल्दी से आंगन में आकर बसंती से कहा, अभी बनाती हूँ मामी चाय, वो जरा आंख लग गई थी। और सुन, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना लेना, मैंने हरे मटर छील कर रखे हैं, जरा उन्हें तल लेना। बसंती बोली, ठीक है मामी। और इतना कहकर संयोगिता रसोई में चली गई। राजदेव भी 2 दिन से ये सब देख रहा था। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। संयोगिता के प्रति बसंती चाची का जो व्यवहार है वो बहुत ही पीड़ादायक है। इतनी भली लड़की है और उसकी इस घर में ये इज्जत है। शाम की चाय के बाद बसंती पड़ोस में किसी से मिलने चली गई। संयोगिता रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी एकाएक राजदेव रसोई घर में पानी मांगने के बहाने जा पहुंचा। रसोई में अचानक से राजदेव के आने से संयोगिता तनिक हड़बड़ा सी गई। राजदेव बोला, आप घबराइए नहीं, मुझे तो बस पीने के लिए पानी चाहिए था, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। संयोगिता बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अचानक से आ गए इसलिए मैं जरा चौंक गई, अभी पानी देती हूँ। संयोगिता ने लोटे में रखा गुनगुना पानी गिलास में डालकर राजदेव को दे दिया। राजदेव ने पानी पिया और बोला, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो? जी कहिए, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? संयोगिता बोली, अच्छा आपसे एक बात पूछूं? राजदेव ने सवाल किया। बसंती चाची आपके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, आप कैसे इतना कुछ सह लेती हैं? मुझे तो उनका बर्ताव बहुत बुरा लगा। राजदेव ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी मामी है
और मेरी माँ समान है। आपको उन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। संयोगिता गुस्से से बोली। इसी बीच बसंती घर में दाखिल हुई। किवाड़ भी पहले से ही खुले हुए थे। उसने राजदेव और संयोगिता को रसोई घर में आपस में बातें करते हुए देख लिया। फिर क्या था, इतनी खरी खोटी सुनाई संयोगिता को। बसंती बोली, मेरे सामने तो बहुत सती सावित्री बनने का नाटक करती है और पीठ पीछे ये गुल खिलाए जा रहे हैं। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। राजदेव बोला, चाची आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस पानी पीने आया था। लेकिन बसंती कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसे तो बस अपनी आंखों देखे पर ही भरोसा था। तब तक केशवलाल भी आ गए, लेकिन बसंती तो जैसे आज चुप रहने का नाम नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था कि इस लड़के को तो उसने अपनी चचेरी बहन के लिए पसंद किया था। अगर ऐसा ना हो सका तो मायके वालों को क्या जवाब देगी। संयोगिता ने तब तक खाना तैयार कर लिया था। उसने बसंती से कहा, मामी पहले सब लोग खाना खा लो और जो बुरा भला सुनाना है बाद में मुझे सुना देना। केशवलाल भी बोले, अरे भाग्यवान, पराये घर का लड़का हमारे घर में आकर रुका, ये सब मत कर, शोभा नहीं देता। लेकिन बसंती कहाँ मानने वाली थी। अब ये सब राजदेव से न देखा गया और वो अपना सामान उठाकर जाने लगा। केशवलाल ने बहुत रोकने की कोशिश की, बेटा ऐसे रूठ कर मत जाओ, खाना बन चुका है, 2 निवाले खाकर जाते, वहाँ दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। राजदेव ने दोनों हाथ जोड़कर केशवलाल से माफी मांगी। बसंती और केशवलाल के चरण स्पर्श किए और एक झलक संयोगिता की ओर देखकर घर से उसी समय निकल गया। केशवलाल ने बसंती से कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, बच्चे का बहुत दिल दुखाया है तुमने। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। हाँ, मैंने ही तो दुनिया जहान का ठेका ले रखा है, दिल न दुखाने का। मैं ही तो सबसे बुरी हूँ, बसंती बोली। इतना सब होने के बाद उस रात किसी ने खाना नहीं खाया और उधर संयोगिता ने भी रो रो कर अपना हाल बेहाल कर लिया था। बस अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी कि आखिर वो पैदा ही क्यों हुई। आज उसकी वजह से एक भले इंसान की इतनी बेइज्जती हो गई। उसे तो जीने का हक नहीं है। और यही सोचते सोचते संयोगिता की आंख लग गई। दूसरे दिन सब वैसे ही अन्य दिनों की तरह चल रहा था। तभी सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। केशवलाल ने दरवाजा खोला और देखते हैं कि उनके मित्र सदाशिवलाल खड़े हैं। केशवलाल ने उनसे तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी। कल रात जो उनके बेटे के साथ बसंती ने बर्ताव किया था। सदाशिवलाल मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं मित्र, मुझे राजदेव ने सब बता दिया है। मैं तो यहाँ रिश्ते की बात करने आया था। मैं चाहता हूँ कि संयोगिता और राजदेव की शादी हो जाए। केशवलाल मुस्कुराकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी संयोगिता को अपने घर के काबिल समझा और राजदेव हमारी संयोगिता से ब्याह करने को तैयार है। एक अनाथ लड़की को अच्छा ससुराल मिल जाए और मुझे क्या चाहिए। इतने में बसंती भी बाहर आ गई और तुनक कर बोली, ये शादी इस घर से नहीं होगी, चाहे जो करो, और मैं एक फूटी कौड़ी भी इस शादी में खर्च नहीं करने दूंगी। सदाशिव घबराकर बोले, ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? संयोगिता भी तो आपकी बेटी के समान है। ऐसी बेटी बड़े भाग्य से मिलती है। लक्ष्मी का रूप है संयोगिता। कृपया ऐसी बातें न करें उसके बारे में। केशवलाल बोले, अरे भाग्यवान, कुछ तो भगवान से डर, ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएगी। पाप पुण्य भी तो कुछ होता है। तू तो अपने अहम में लगता है सब कुछ भूल गई। रहने दो जी, ये पाप पुण्य का अंतर मुझको मत समझाओ। मैंने एक बार जो कह दिया तो कह दिया। और बसंती के आगे केशवलाल की एक भी न चल सकी। बसंती के मना करने पर केशवलाल और सदाशिवलाल ने आपस में कुछ सलाह मशवरा किया कि ये शादी तो होगी, लेकिन अब ये शादी मंदिर से होगी। लेकिन संयोगिता इस ब्याह के लिए तैयार नहीं थी। वो मामी का दिल दुखाकर इस प्रकार ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसने सदाशिवलाल जी से हाथ जोड़कर विनती की, क्षमा करें चाचा जी, लेकिन मैं इस ब्याह के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरह तो कभी नहीं, जहाँ बड़ों का दिल दुखे। वो जैसी भी हैं, मेरी मामी हैं। इतने साल से वो मुझे अपने साथ रख रही हैं और मैं उनकी कृतज्ञ होने के बजाय स्वार्थी हो जाऊं? जिस दिन मामी ब्याह के लिए राजी हो जाएंगी, उस दिन मैं यह ब्याह कर लूंगी। सदाशिव जी बोले, बहुत ही भाग्यशाली थी तुम्हारी माँ, जो ऐसी बेटी को जन्म दिया।
तेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे, तू हमेशा खुश रहे, तू जो चाहे तुझे मिले। जब से राजदेव की माँ छोड़कर गई है, घर की तो जैसे रौनक ही चली गई है। मुझे लगा था कि तेरे आने से मेरे घर के सूने आंगन में फिर से चहल पहल हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। बस राजदेव को समझाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा लूंगा। ऐसे मेरा राजदेव बहुत समझदार है। और सदाशिवलाल हाथ जोड़कर केशवलाल से नमस्ते करके दुखी मन से चले गए। इधर संयोगिता भी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ठीक किया या गलत। मन के भीतर अंतर्द्वंद चल रहा था। आखिर उस भले इंसान का क्या दोष है? मेरी वजह से आज फिर दूसरी बार उसका अपमान हो गया। ब्याह ही तो करना चाहता था वो मुझसे, आखिर मैं करती भी क्या? उस समय मुझे जैसा उचित लगा सो मैंने किया। और फिर 2 दिन की पहचान से कोई शादी के लिए हाँ थोड़े ही कर देता है। मैं उससे प्यार भी तो नहीं करती, पसंद भी नहीं करती। बसंती भी एक तरफ मुंह फुलाकर बैठी थी। संयोगिता ने नाश्ता बनाया और परोसकर मामा मामी के पास ले जाकर बोली, मामी छोड़ो भी, कब तक ऐसे गुस्सा होकर बैठी रहोगी? लो नाश्ता कर लो। और हाँ, ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारी खुशी के खिलाफ जाकर कुछ भी करूंगी। शादी तो बहुत दूर की बात है। इतना कहकर संयोगिता रसोई में चली गई। संयोगिता की बात सुनकर केशवलाल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मन में सोचा, कितनी भली बिटिया है, कितनी मासूम और दिल की साफ। और एक ये बसंती है जो कभी भी इसका मन नहीं बांच पाई। कितनी निष्ठुर और कितनी निर्मोही है। फिर केशवलाल बसंती से बोले, अरे भाग्यवान, नाश्ता कर ले, कितनी भली लड़की है, तेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करती। अब तो थोड़ा समझ ले इसे, थोड़ी ममता बरसा दे इस पर, अब तो थोड़ा प्यार दे दे, अब तो आशीष भरा हाथ रख दे इसके सर पर। इस एक बार तो कह दे कि खुश रहो। तभी बसंती बोल पड़ी, अजी अब रहने भी दो ये ज्ञान की बातें। तुम्हारा उपदेश खत्म हो गया हो तो नाश्ता कर लूं? केशवलाल बोले, तुम्हें समझाना तो पत्थर पर सर फोड़ने के बराबर है। तू कभी नहीं समझेगी, चाहे तेरे लिए कोई जान भी दे दे। उधर सदाशिवलाल ने घर पहुंचकर सारी बात राजदेव से कह दी। राजदेव बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं संयोगिता से ब्याह तभी करूंगा जब तक वो हाँ नहीं करेगी। इससे पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा, उसे भरोसा दिलाना होगा कि मैं उसका जीवन भर साथ निभा सकता हूँ। संयोगिता की जिंदगी रोजमर्रा की तरह फिर से पटरी पर चल पड़ी थी। सुबह शाम का वही काम और फिर शाम को बाजार जाकर सब्जियां लाना, फिर खाना पकाना। लेकिन उस रोज वो सब्जी लेने पहुंची तो क्या देखती है, राजदेव उसका इंतजार करता हुआ बाजार में खड़ा है। संयोगिता ने राजदेव को देखा तो जरा सी घबरा गई। सर नीचे की ओर झुकाकर बगल से निकली जा रही थी। तभी राजदेव ने आवाज दी, संयोगिता जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। संयोगिता बोली, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा कहकर संयोगिता तेज कदमों के साथ जाने लगी। फिर भी राजदेव संयोगिता के पीछे पीछे आने लगा। संयोगिता को बहुत गुस्सा आया। उसने राजदेव से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना सब कुछ तो हो चुका है और क्या बचा है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? आपको पता है कि मैं आपको पसंद ही नहीं करती, फिर भी। इतना सुनना था कि राजदेव थोड़ा देर के लिए सहम सा गया और फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा तो ये बात है, आप मुझे पसंद ही नहीं करती। माफ कीजिए, आज के बाद मैं कभी भी आपके पीछे नहीं आऊँगा। ये बात मुझे पता ही नहीं थी। मुझे लगा था कि मेरी तरह आप भी मुझे पसंद करती हैं। और राजदेव मायूस होकर चला गया। संयोगिता ने इतना सब राजदेव से कह तो दिया था, लेकिन अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि गुस्से में मैं इतना भला बुरा नहीं बोलना चाहिए था। कितना बुरा लगा होगा बेचारे को। संयोगिता घर आई और रसोई में जाकर चूल्हा जलाकर उस पर दाल चढ़ा दी। फिर पता नहीं क्यों उसका जी भर आया और अपना सर घुटनों पर झुकाकर फूट फूट कर रो पड़ी। इतने में उसे बाहर केशवलाल जी की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, लगता है मामा जी आ गए, और फौरन अपने आंसू पोंछकर अपने काम में लग गई। केशवलाल जी रसोई में आए और संयोगिता से आकर बोले, देवराज मिला था,
मैंने पूछा, कुछ काम था बेटा? किस लिए आए थे? बोला, संयोगिता से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे जो मिल गए। अब मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा। फिर मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया बेटा? तो बोला, जब संयोगिता मुझे पसंद ही नहीं करती तो फिर कोई सवाल ही नहीं रह जाता उत्तर पाने के लिए। मैं तो इस आशा से आया था कि जिस तरह मैं उसे पसंद करता हूँ शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन मुझे आज अपने सवाल का जवाब मिल गया। संयोगिता बोली, मामा जी, इस विषय में मुझे कोई भी बात नहीं करनी। जो हो नहीं सकता तो क्यों हम उसके पीछे पड़ें? केशवलाल जी बोले, जैसी तेरी मर्जी बेटा, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। इतना स्नेह रखने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। इतना कहकर केशवलाल जी रसोई से बाहर आ गए। उधर राजदेव हताश सा अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। तभी सदाशिवलाल अपने बेटे की चिंता की वजह भांपकर बोले, मना कर दिया ना उसने? मुझे पता था वो ऐसा ही करेगी। बहुत ही भली लड़की है बेटा। पहले वो सबके बारे में सोचती है, फिर अपने बारे में। उसके चेहरे पर जो तेज है वो साफ साफ बयां करता है। लेकिन तू हिम्मत मत हार, एक कोशिश और करके देख। तेरे पास यहाँ रहने के लिए इतना समय भी नहीं है। तेरी छुट्टी खत्म होते ही तू फिर ड्यूटी पर चला जाएगा। इससे पहले तू उसे मना ले और मैं तेरी उससे सगाई करवा सकूं। इतना सुनकर राजदेव के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई और खुश होकर बोला, सच बाबूजी? अपने बाबूजी की बात सुनकर राजदेव को ये आशा हो गई थी कि आज न सही लेकिन एक न एक दिन संयोगिता इस ब्याह के लिए तैयार हो ही जाएगी। और राजदेव इसी उम्मीद में आज दिन में संगीता से मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन संयोगिता है कि राजदेव की ओर देखती भी न थी। ऐसे ही हफ्ते भर बीते थे कि राजदेव ने संयोगिता को फिर बाजार में देखा। संयोगिता बहुत ही जल्दबाजी में थी, बहुत घबराई हुई थी। राजदेव को देखकर बोली, चलिए मेरे साथ, जल्दी घर चलिए। अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं तो डॉक्टर साहब को बुलाने आई थी। राजदेव ने घबराकर पूछा, लेकिन किस लिए? क्या हुआ? मामी छत से उतरते हुए सीढ़ियों से गिर पड़ी हैं। उन्हें अभी तक। दोस्तों, इस भाग में इतना ही। आगे की कहानी के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लग रही हो, कहानी पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।